नए वीडियो ने खोला सबसे बड़ा राज। 2 मोबाइल फोन की सुलझ गई गुत्थी। फ्रीमा ऐप से आतंकियों का कनेक्शन। एटीएस एनआईए ने मौलाना को घर से उठाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके की जांच में दिन दूनी रात चौगनी खुलासे हो रहे हैं। आतंकवादियों के ऑल इंडिया टेरर नेटवर्क को लेकर नए नए इनपुट्स सामने आ रहे हैं। इस हमले के तार अब पाकिस्तान की सीमा से निकलकर मालदीव तक पहुंच चुके हैं। जांच एजेंसियां भी हैरान हैं। शनिवार को दिल्ली ब्लास्ट का उत्तराखंड, हरियाणा और पश्चिम बंगाल से भी नया कनेक्शन निकल आया। वहीं लाल किला ब्लास्ट के आतंकी उमर का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में ब्लास्ट से पहले उमर क्या कर रहा था, उसका सारा काला चिट्ठा इस वीडियो ने खोल दिया है। जैश ए मोहम्मद का आतंकी उमर मोहम्मद फरारी के दौरान लगातार 2 दिन 2 मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उमर फरीदाबाद की एक मोबाइल शॉप पर 30 तारीख को बैठा हुआ है। उसके पास एक बैग और 2 मोबाइल फोन भी दिख रहे हैं। इस फुटेज में नजर आता है कि वो बैग से एक फोन निकालकर दुकानदार को देता है, जबकि दूसरा फोन उसके हाथ में है। ब्लास्ट से पहले कहां ठिकाने लगाए गए फोन। चार्जिंग के दौरान उमर की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो बेहद परेशान और घबराया हुआ है। ये फुटेज इस बात की तस्दीक करती है कि फरारी के वक्त उमर के पास 2 मोबाइल फोन मौजूद थे, लेकिन जांच में ये सामने आया है कि 10 तारीख को दिल्ली में घुसने से पहले उसने ये फोन ठिकाने लगा दिए, क्योंकि लाल किला ब्लास्ट के समय उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं था। सुरक्षा बलों ने 14 नवंबर मिडनाइट में ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में उमर के घर को भी ध्वस्त कर दिया। जमींदोज हुए डॉक्टर उमर के घर की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। आईईडी के जरिए उमर के घर को जमींदोज किया गया और इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पुलवामा का ये वही घर था जहां लाल किला ब्लास्ट का डॉक्टर उमर रहता था, जिसे अब मिट्टी में मिला दिया गया है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उमर नबी के घर को ध्वस्त किए जाने पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि इस तरह की कार्रवाई से आतंकवाद रुकेगा नहीं, बल्कि इससे जनता में आक्रोश बढ़ने का खतरा है। अब्दुल्ला का यह बयान एक बार फिर घाटी में नौजवानों को भड़काने का काम कर सकता है। दरअसल उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर इन चीजों से आतंकवाद रुक सकता तो ये अब तक रुक गया होता। पहलगाम हमले के बाद भी आपने इतने सारे घर उजाड़ दिए, क्या ये रुके? मुझे डर है ऐसी चीजों की वजह से गुस्सा और आक्रोश बढ़ता है, लेकिन ये फैसले हमारे हाथ में नहीं है। जो लोग ये निर्णय लेते हैं उन्हें अपने निर्णयों पर विचार करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ऐसी कार्रवाइयों के माध्यम से वो आतंकवाद को रोकने में सक्षम हुए हैं या नहीं। अब सीएम उमर अब्दुल्ला का ये बयान काफी सुर्खियों में है और अपने इस बयान को लेकर वो फंस भी गए हैं, तो फिर से सुरक्षा एजेंसियों के काम में अड़ंगा भी लगा रहे हैं और आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम भी कर रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जिस आतंकी उमर के घर के तोड़ने को लेकर सीएम अब्दुल्ला इतने बौखला रहे हैं, वो उमर विस्फोटकों से लदी हुई हुंडई i20 कार चला रहा था। विस्फोट स्थल से लिए गए डीएनए नमूनों ने उसकी मां से उसके मैच भी हो गया है, यानी उसका डीएनए उनकी मां से मेल खा चुका है। उसके बाद उसकी पहचान की पुष्टि हुई। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ट्रैफिक सिग्नल पर उमर ने धीमी गति से चलाई जा रही कार में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 13 लोगों की जान चली गई। सुरक्षा बलों ने 24 अप्रैल को बिजबहरा में आदिल अहमद ठोकर के घर को भी ध्वस्त कर दिया था, जो पहलगाम हमले के संदिग्धों में से एक था। 7 दिन में 82 कॉल, डॉक्टरों का काला सच। दिल्ली मेट्रो स्टेशन विस्फोट ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को एक व्यापक और संगठित आतंकी मॉड्यूल के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। ये मॉड्यूल किसी आम संदिग्ध का नहीं, बल्कि मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े उन सफेद पोश लोगों का था जिनके बारे में सामान्य हालात में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, यानी आप सोच भी नहीं सकते, उस सोच से भी परे इनके कारनामे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे देश की खुफिया एजेंसियां जांच में गहराई तक उतर रही हैं, कई चौंकाने वाले सच सामने आ रहे हैं। इस नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा कानपुर, फरीदाबाद, दिल्ली, मेवात और कश्मीर से जुड़ा है। सबसे ताजा और महत्वपूर्ण खुलासा डॉक्टर आसिफ मीर, डॉक्टर शाहीन सईद और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच हुई बातचीत और उनकी गतिविधियों से जुड़ा है। यह बातचीत धमाके की अंतिम डमी तैयार होने के बाद सबसे ज्यादा बढ़ गई थी, जो साफ संकेत देता है कि ये तीनों सिर्फ
संपर्क में नहीं थे, बल्कि किसी बड़ी साजिश के ये सूत्रधार भी थे। 82 कॉल और 200 से ज्यादा संदेश। जांच एजेंसियों ने जैसे ही आरिफ के डिजिटल डिवाइसेस को खंगाला तो एक हफ्ते के भीतर ही उनकी बातचीत का पूरा पैटर्न सामने आ गया। इस अवधि में 39 वॉइस कॉल, 43 व्हाट्सएप कॉल, 200 से ज्यादा संदेश, 23 डिलीट मैसेज, कुल मिलाकर लगभग 82 कॉल और भारी मात्रा में चैटिंग के रिकॉर्ड सामने आए हैं। यह संख्या सामान्य संपर्क से काफी अलग है, जिस वजह से सुरक्षा एजेंसियों को शक जो था वो और ज्यादा गहरा गया। फॉरेंसिक विशेषज्ञों को डिलीट संदेश सफलतापूर्वक मिल गए हैं, जिनकी डिकोडिंग जारी है। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि धमाके की डमी तैयार होने के बाद इनकी डिजिटल गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ गई थी। ये वही समय था जब दिल्ली में विस्फोट की साजिश को अंतिम रूप दिया जा रहा था। अशोकनगर के फ्लैट से मिला पैक्ड सामान। जांच के दौरान सबसे महत्वपूर्ण सुराग कानपुर शहर से मिला। शाहीन की गिरफ्तारी के बाद आरिफ को अंदेशा हो चुका था कि अब एजेंसियों की नजर उसी पर टिकी है। यही कारण था कि वो कानपुर छोड़कर कश्मीर भागने की फिराक में था। जब दिल्ली स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ ने आरिफ के अशोकनगर के फ्लैट पर छापेमारी की तो पैक्ड सूटकेस, ट्रैवल बैग, यात्रा में इस्तेमाल होने वाला आपातकालीन सामान, कपड़े, टॉय, लैट्री, डिजिटल डिवाइस बरामद हुए। ये सभी संकेत बताते हैं कि वो कभी भी फरार होने की तैयारी में था। कमरे की स्थिति देखकर टीम ने फौरन समझ लिया कि फरारी अंतिम चरण में थी। 3 फोन, एन्क्रिप्टेड बातचीत और डिजिटल सबूत। आरिफ ने अपनी सुरक्षा और संपर्क सीक्रेट रखने के लिए एक नहीं बल्कि 3 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए। 2 आईफोन, 1 कीपैड फोन। एजेंसियों ने 2 फोन बरामद कर लिए, जबकि तीसरे का IMEI और नंबर और उसकी डायरी से मिला है। ये फोन अभी तक बरामद नहीं हो सका है, जो इस नेटवर्क की डिजिटल परतों को और जटिल बनाता है। लैपटॉप में भी कई पर्सनल और संदिग्ध डॉक्यूमेंट्स मिले, जिनमें कोड भाषा में लिखे नोट्स, विदेशी नंबर और लॉजिस्टिक्स से जुड़े निर्देश शामिल हैं। सफेद पोश नेटवर्क ने किया हैरान। चौंकाने वाली बात यह है कि भले ही डॉक्टर शाहीन ने GSVM मेडिकल कॉलेज कानपुर को काफी वक्त पहले छोड़ दिया था, लेकिन उसकी आवाजाही कॉलेज और उसके आसपास लगातार बनी रही। रिपोर्ट के मुताबिक वो रेगुलर कुछ डॉक्टरों और जूनियर स्टाफ से मिलती रहती थी। कॉलेज में उसकी जो परिचितों की थी, जो मजबूत पकड़ थी, वो भी अब उसके सामने आ रही है, क्योंकि कई परिचितों को पुलिस ने पकड़ लिया है और जांच एजेंसियां उससे सच उगलवा रही हैं। इन्हीं मुलाकातों के दौरान उसका संपर्क डॉक्टर आरिफ से हुआ, जो काफी मजबूत हुआ। आरिफ ने पूछताछ के दौरान कॉलेज से जुड़े कुछ नाम भी बताए, जिन्हें शाहीन की गतिविधियों की जानकारी मिली थी। इसी आधार पर 14 नवंबर की सुबह कानपुर पुलिस और एजेंसी टीम कॉलेज पहुंची थी। हालांकि ज्यादातर जिम्मेदारियों ने यहाँ पर जो जिम्मेदार लोग उन्होंने बात करने से तक इनकार कर दिया, लेकिन ये साफ है कि डॉक्टर अब भी रडार पर हैं। हनी ट्रैप यूनिट, शाहीन की खतरनाक भूमिका। जांच में जो सबूत सामने आ रहे हैं, जो तथ्य सामने आए हैं, उनमें सबसे गंभीर है शाहीन की ट्रेनिंग और उसकी भूमिका। खुफिया सूत्रों के मुताबिक शाहीन पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुकी है। उसे स्पेशल हनी ट्रैप यूनिट में शामिल किया गया। वो कई जिलों में मिलिट्री हेल्थ कैंप में डॉक्टर बनकर जाती थी, जवानों और अधिकारियों से संपर्क बनाती, संवेदनशील जानकारियां निकालने की कोशिश करती, डेटा ट्रांसफर और डिजिटल जासूसी करती। मॉड्यूल उसका उपयोग नेटवर्क विस्तार के लिए करता था। सुरक्षा एजेंसियों का साफ कहना है कि शाहीन नशे की लत में भी फंस चुकी थी और मॉड्यूल ने इसका फायदा उठाया। दिल्ली स्पेशल सेल को जैसे ही पुख्ता इनपुट मिला कि आरिफ कानपुर छोड़कर कश्मीर भागने वाला है, टीम फौरन कानपुर पहुंची। 2 दिनों तक उसकी मूवमेंट, मिलने जुलने वालों, लोकेशंस, कॉलिंग पैटर्न पर निगरानी रखी गई। जब तक पुष्टि नहीं हो गई कि वो भागने की तैयारी में है, तो उसे फौरन हिरासत में लेकर जो जांच टीम थी वो दिल्ली रवाना हुई। अधिकारियों के मुताबिक अगर कुछ भी घंटे देरी होती तो मॉड्यूल की कड़ी हाथ से निकल सकती थी। आरिफ के लैपटॉप, मोबाइल और डायरी में मिले सबूत भी शामिल हैं। इनक्रिप्टेड चैट, विदेशी नंबर, व्हाट्सएप बैकअप, संदिग्ध लेन देन, यात्राओं का रिकॉर्ड, विस्फोटक डमी से जुड़े नोट्स, दिल्ली ब्लास्ट से ठीक पहले की गतिविधियां और इनकी फॉरेंसिक जांच से पूरे नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। कानपुर के 6 इलाकों में बड़ी टेक्निकल इंटेलिजेंस की निगरानी है। शहर के कम से कम 6 इलाकों में ड्रोन, सर्विलांस, मोबाइल टावर और इलेक्ट्रॉनिक वॉच और सीक्रेट टेक्निक के जरिए
यूनिट्स तैनात कर दी गई है। लोकल पुलिस को पूरे ऑपरेशन में शामिल नहीं किया गया है। इसकी वजह है कि कोई भी जानकारी संदिग्धों तक ना पहुंचे, यानी पूरा जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो काफी सीक्रेट रखा जा रहा है, जिसमें लोकल पुलिस को शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ खुफिया एजेंसी इस ऑपरेशंस को अंजाम दे रही हैं। यानी अभी धरपकड़ और तेज होने वाली है। जिस तरह से लगातार इन लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, उससे साफ हो रहा है कि यह नेटवर्क दिल्ली तक सीमित नहीं था, बल्कि इनका जो प्लान था वो देश के कई हिस्सों को दहलाने का था। और ये हम आपको कई बार अपनी स्टोरीज में बता चुके हैं कि किस तरह से ये सफेद पोस्ट नेटवर्क देश में धमाकेदार धमाकों को अंजाम देने वाला था। अभी तो सिर्फ इन आतंकियों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया है और इनके करीबियों को पकड़ा गया है, लेकिन ये जो पूरा नेटवर्क है अब उसे ध्वस्त किया जा रहा है और इसे ध्वस्त करने के लिए ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो लाल किले ब्लास्ट की जो कड़ियां हैं एक एक करके जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा मदद जो इनमें पहुंचाई है वो है टेक्निकल डिवाइसेस, यानी कि जो डिवाइसेस जांच एजेंसियों के हाथ लगे, चाहे फिर वो लैपटॉप हो, फोन हो, या जो जितनी व्हाट्सएप चैट है, इनक्रिप्टेड चैट्स है, वो सब बैकअप से निकाली जा चुकी है। और फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद जांच एजेंसियों को कई अहम सबूत भी हाथ लगे हैं। इसी के साथ इस स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।